थोड़ी ही देर बाद मेलेंडर और उसके साथी वापस घर लौट आते हैं। पार्कर किसी तरह समय रहते वहां से निकल जाता है, लेकिन जब वो अपनी कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि कार के अंदर कोई बैठा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि लेस्ली होती है। लेस्ली उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पार्कर को लगता है कि शायद वो किसी के कहने पर उसे फंसाने आई है। रास्ते में लेस्ली उसे समझाती है कि उसे कैसे पता चला कि पार्कर की पहचान झूठी है और ये भी कि मेलेंडर भी नकली नाम से रह रहा है। इसके बाद दोनों लेस्ली के ऑफिस जाते हैं ताकि आराम से बात कर सकें। वहाँ लेस्ली साफ साफ बताती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और अगर पार्कर चाहे तो वो किसी भी काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो कहती है कि पाल्म बीच में सिक्योरिटी बहुत सख्त है। अगर पार्कर जैसा कोई बाहरी आदमी वहाँ कोई बड़ा काम करने की कोशिश करेगा तो उसे एक स्थानीय व्यक्ति की मदद जरूर चाहिए होगी। इतना सुनने के बाद पार्कर अचानक उससे कहता है कि वो अपनी जैकेट खोल दे। असल में वो ये देखना चाहता होता है कि कहीं लेस्ली ने कोई छुपा हुआ माइक्रोफोन या वायर तो नहीं लगाया, यानी कहीं वो पुलिस या किसी और के लिए काम तो नहीं कर रही। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अगले दिन लेस्ली पार्कर के साथ काम करने का उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद पार्कर लेस्ली को अपना असली प्लान बताता है। वो कहता है कि मेलेंडर और उसकी टीम जल्द ही एक बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं और जब वो चोरी करके बाहर निकलेंगे तब पार्कर उनसे ही वो माल छीन लेगा। लेकिन बात सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है। पार्कर का इरादा उन सभी से बदला लेने का भी है। हालांकि अभी तक उसे ये नहीं पता होता कि वे लोग कब और कहां चोरी करने वाले हैं, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि इस बार उनका निशाना बेहद कीमती गहने हैं जिनकी कीमत लगभग $50 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये सुनते ही लेस्ली डर जाती है और तुरंत इस काम से पीछे हटना चाहती है। वो बताती है कि जिन गहनों की पार्कर बात कर रहा है वे शायद पाम बीच के एक बेहद अमीर और मशहूर व्यक्ति के हैं। लेस्ली के अनुसार उन्हें चुराने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि वहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी होगी कि कोई भी चोर तुरंत पकड़ा जाएगा। लेकिन पार्कर साफ कह देता है कि अब लेस्ली इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती। तभी लेस्ली उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी देती है। वो बताती है कि अगली रात उन गहनों की नीलामी उस अमीर व्यक्ति के घर में होने वाली है। दोनों बाहर से उस जगह की जांच करने जाते हैं। वहीं उन्हें अचानक मेलेंडर दिखाई देता है जो वहाँ एक टेक्नीशियन का भेष बनाकर पहले से मौजूद होता है। ये देखकर पार्कर समझ जाता है कि मेलेंडर अपनी योजना पर काम शुरू कर चुका है। इसके बाद पार्कर तुरंत अपने होटल लौटता है ताकि आगे की रणनीति बना सके, लेकिन उसी टाइम अचानक उस पर हमला हो जाता है। असल में वो एक हिटमैन होता है जिसे पार्कर को खत्म करने के लिए भेजा गया था। वो पार्कर पर अचानक हमला कर देता है और उसे चाकू से घायल भी कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार पार्कर उस हिटमैन को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले दिन उस हिटमैन की मौत की खबर फैल जाती है क्योंकि वो होटल की बालकनी से गिर गया था। इस घटना की जांच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी जैक लेस्ली के घर पहुंचता है। वो लेस्ली से पार्कर के बारे में कुछ सवाल पूछता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उनका आपस में क्या संबंध है, लेकिन किस्मत से जैक को लेस्ली पर कोई शक नहीं होता। असल में जैक पहले से लेस्ली को जानता होता है, इसलिए थोड़ी पूछताछ के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद ही लेस्ली सच में घबरा जाती है। दरअसल वो काफी देर से ये देख चुकी होती है कि उसके घर की खिड़की तोड़कर कोई अंदर घुस आया है और वो कोई और नहीं बल्कि बुरी तरह घायल पार्कर होता है। पार्कर उससे मदद मांगता है और कहता है कि वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करे। वो लेस्ली से कहता है कि वो अपने काम पर चली जाए और रास्ते में उस नंबर पर फोन करे जो उसने दिया है। दरअसल वो नंबर क्लेयर का होता है। जब लेस्ली वापस घर लौटती है तो क्लेयर वहाँ पहले से मौजूद होती है और पार्कर के घावों को सिल रही होती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी खराब होती है। उसकी कुछ पसलियां टूट चुकी होती हैं और शरीर में कई गहरे घाव होते हैं। इसी बीच उसी दिन मेलेंडर और उसकी टीम अपनी सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले होते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी पीछे जाती है। दरअसल पिछले दिन से ही मेलेंडर और उसकी टीम नीलामी कार्यक्रम के आयोजकों में से एक व्यक्ति के साथ मिलकर तैयारी कर चुके होते हैं। कमरे में जो स्पीकर्स लगाए गए थे वे असल में आग लगाने वाले बम होते हैं। रात होते ही वो समय आ जाता है जिसका वे सब इंतजार कर रहे थे। हार्डविक समुद्र में एक स्पीड बोट लेकर तैयार रहता है ताकि वो सही समय पर भागने में मदद कर सके। जैसे ही नीलामी शुरू होती है स्पीकर्स में लगे बम एक्टिवेट हो जाते हैं। कमरे में आग लगने लगती है और वहां मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक उसी समय मेलेंडर और उसके साथी फायर फाइटर का भेष बनाकर अंदर पहुंच जाते हैं। अफरा तफरी के बीच वे लोग बड़ी आसानी से वहां रखे सारे गहने चुरा लेते हैं जिनकी कीमत करीब $75 मिलियन होती है। ये घर समुद्र के किनारे बना होता है और मेलेंडर इसी का फायदा उठाता है। वे लोग पहले से ही वहां गोताखोरी के उपकरण
और पाइप छुपा कर रख चुके होते हैं, जिन्हें उन्होंने स्पीकर्स लगाते समय ही वहां रख दिया था। चोरी करने के बाद वे समुद्र के रास्ते भागने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ पार्कर अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता, उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी योजना को पूरा करने का फैसला करता है। किसी तरह वो मेलैंडर के घर में उनसे पहले पहुंच जाता है और छिपकर इंतजार करने लगता है। उधर लेस्ली शहर में फैली पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर समझ जाती है कि मेलैंडर की चोरी सफल हो चुकी है। वो जानती है कि पार्कर अभी घायल है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसकी ये कोशिश उल्टी पड़ जाती है। जब वो घर की खिड़की से झांक रही होती है, तभी हार्डविक उसे पकड़ लेता है। वे लोग उसे अंदर ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं। हालांकि लेस्ली पार्कर के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन मेलैंडर और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये जरूर पार्कर की बदले की योजना का हिस्सा है। इसके बाद वे सभी सतर्क हो जाते हैं और पार्कर को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। ये देखकर पार्कर को अपनी योजना बदलनी पड़ती है। मौका मिलते ही वो चुपके से रोज को मार गिराता है। कुछ ही देर बाद मेलैंडर को पता चल जाता है कि रोज मारा जा चुका है। वो तुरंत हार्डविक को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। इस बीच कार्सन को लेस्ली पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। कार्सन लेस्ली के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्ली हार नहीं मानती। वो मौका देखकर मेज के नीचे छुपी हुई पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ मेलैंडर भी पार्कर की तलाश में घर के अंदर घूम रहा होता है। दरअसल उसी समय मेलैंडर पार्कर को ढूंढ ही लेता है और पीछे से उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, उसकी बंदूक काम ही नहीं करती, क्योंकि पार्कर पहले ही उसके हथियारों में छेड़छाड़ कर चुका होता है। उसी समय जब कार्सन का ध्यान पूरी तरह पार्कर पर लगा होता है, लेस्ली मौका देखकर पिस्तौल उठा लेती है और सीधे उसे गोली मार देती है। थोड़ी देर बाद हार्डविक वहां पहुंच जाता है और लेस्ली को मारने की धमकी देता है। फिर वो एक समझौते का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, क्यों न वे लोग उन गहनों को आपस में आधा आधा बांट लें और इस झगड़े को यहीं खत्म कर दें। लेकिन बदला पूरा करने के बाद पार्कर का इरादा कुछ और ही होता है। इसके बाद पार्कर लेस्ली को एक काम सौंपता है। वो कहता है कि वो अपने ऑफिस वापस जाए और सारे गहनों को वहाँ की एयर वेंट में छिपा दे, और उसके बाद वो उन गहनों के बारे में किसी को कुछ न बताए, न ही खुद जाकर उन्हें देखने की कोशिश करे। बाकी काम पार्कर खुद संभाल लेगा। पार्कर ये भी वादा करता है कि जब वो सारे गहने बेच देगा तो लेस्ली को उसकी मेहनत के बदले $1 मिलियन कमीशन मिलेगा, लेकिन वो उसे एक खास चेतावनी भी देता है, जब ये पैसा मिले तो उसे बैंक में जमा मत करना, क्योंकि सरकार को शक हो सकता है। कुछ समय बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिल्म फिर 6 महीने बाद का समय दिखाती है। अब पार्कर पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और उसने सिर्फ मेलैंडर को ही नहीं मारा, बल्कि लास वेगास के उस बड़े माफिया बॉस मिस्टर डेंजिंगर को भी उसके ऑफिस में जाकर खत्म कर दिया होता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। एक सुबह लेस्ली को एक पैकेज मिलता है, जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रही थी। जब वो पैकेज खोलती है तो उसके अंदर $1 मिलियन होते हैं। अब ये जवान लड़की आखिरकार पैसों की तंगी से आजाद हो चुकी होती है और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।